तो ओल्ड राजेंद्र नगर या देश के कोने कोने से आईएएस बनने के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए स्टूडेंट्स आते हैं। ओल्ड राजेंद्र नगर से आसपास सिर्फ छात्रों को ही नहीं बल्कि यहाँ उनके माता पिता की भी आस जुड़ी होती है, उनके परिवारों को भी उम्मीदें होती हैं यहाँ से। कल जब शाम को 7 बज रहे थे, अचानक एक हादसा हुआ। उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। 3 स्टूडेंट्स की सिस्टम की वजह से जान चली गई। वो स्टूडेंट्स जो सिस्टम को बदलने के लिए पहुंचे थे, सिस्टम के हाथों मौत के शिकार हो गए वो तीनों। इस हादसे की असली वजह जानने के लिए न्यूज़ नेशन की टीम ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंची और वहां हमने लोगों से खास बातचीत कर मौत की कोचिंग की इनसाइड स्टोरी को समझने की कोशिश की। अब हम आपको ओल्ड राजेंद्र नगर से न्यूज़ नेशन के संवाददाता राहुल डबास की इस रिपोर्ट को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ, ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीर कैसे बदल गई। इलाका कभी ड्रेनेज की समस्या से जो मुक्त था, वहां पर बेसमेंट में इतना पानी कैसे भर गया जिसमें 3 छात्रों की डूबकर मौत हो गई। तो ये देखिए कोचिंग सेंटर की जो पूरी इनसाइड स्टोरी है। देश विभाजन के बाद बड़ी तादाद में शरणार्थी यहाँ पर आकर बसे। ये ओल्ड राजेंद्र नगर की बात हम कर रहे हैं। बाद में दशकों में कोचिंग हब के रूप में ये विकसित हुआ। साल दर साल यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स बढ़ते गए। खासतौर पर सिविल सर्विसेज की कोचिंग का बड़ा केंद्र ये बन गया। बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स आज भी यहाँ पर सिविल सर्विसेज की कोचिंग के लिए पहुंचते हैं। ये खास बात है ओल्ड राजेंद्र नगर की। नामी गिरामी कोचिंग संस्थान यहाँ पर मौजूद है, एक से बढ़कर एक कोचिंग संस्थान जो दावे करते हैं स्टूडेंट्स को परीक्षाओं में पास करवाने के। देश भर से बड़ी तादाद में छात्र कोचिंग लेने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। न सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास के राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्र खासतौर पर पहुंचते हैं। आईएएस आईपीएस की परीक्षा कोचिंग करने के लिए छात्र यहाँ पर आते हैं। खासतौर पर उत्तर भारत की बात करें तो बड़ी तादाद में आते हैं। हजारों की संख्या में छात्र कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने के लिए पहुंचते हैं। कई बैचलर्स हैं जो यहाँ अकेले रहते हैं, कई लोग माता पिता के साथ भी रहते हैं। कोचिंग के साथ हॉस्टल, लाइब्रेरी, रेस्टोरेंट्स की भरमार है। हॉस्टल्स इसलिए क्योंकि बाहर से बच्चे आते हैं। व्यावसायिक गतिविधियां यहाँ पर इसके चलते बढ़ती चली गई क्योंकि बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स हैं। छात्रों की भीड़ आई, आबादी बढ़ती चली गई। और उसके बाद की तस्वीर देखिए, कई जगह अवैध निर्माण हुआ। सरकारी एजेंसियां लेकिन खामोश रहीं। ये बड़ा सवाल है कि लगातार निर्माण होते रहे लेकिन सरकारी एजेंसियां क्यों खामोश रही। तो न्यूज़ नेशन की टीम ओल्ड राजेंद्र नगर की उस जगह भी पहुंची जहां ये हादसा हुआ। न्यूज़ नेशन के संवाददाता राहुल डबास ने ग्राउंड जीरो से जो इनसाइड स्टोरी भेजी उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर 50 के दशक में दिल्ली के इलाके में ओल्ड राजेंद्र नगर का नक्शा पास किया गया। मुख्य रूप से इस सोसाइटी को, इस कॉलोनी को इस लिहाज से बनाया गया था ताकि जो लोग प्रवासी के तौर पर, रेफ्यूजी के तौर पर पार्टीशन के बाद, भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद भारत पहुंचे हैं, उनके लिए इस इलाके को विकसित किया जाए। पॉश इलाके के रूप में इसे विकसित किया जाना था। लेकिन इस वक्त हम ओल्ड राजेंद्र नगर के इलाके में ही मौजूद हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से अवैध निर्माण ने कमर्शियल तरीके से इस पूरे के पूरे इलाके को जर्जर कर दिया है। सबसे पहले आप दिखाइए किस तरीके से यहाँ पर तारों का पूरा जाल है। तारों का जाल इस लिहाज से नज़र आ रहा है कि आप ये सोचिए कि ये शायद चांदनी चौक का या पुरानी दिल्ली का इलाका होगा, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि तारों का इतना जाल है जहाँ कभी भी शॉर्ट सर्किट की वजह से कोई भी आपदा हो सकती है। ये जानते हुए कि यहाँ पर जो डेंसिटी है, डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, यानी छोटे से इलाके में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। ये तारों का जाल देख लीजिए। जो जीने हैं, जो सीढ़ियां हैं, वो इस लिहाज से निकाली गई हैं कि अगर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भागने की कोशिश करें कोई आपदा आने पर तो निकलने का रास्ता ही ना बचे। बायोमेट्रिक्स करके आपने गेट्स तो बना दीजिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनाया जाएगा? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति देखिए किस तरीके से हर एक छज्जा अवैध है, हर एक जीना अवैध है। जो तारों को ये बनाया गया है वो इस लिहाज से है कि जितनी आबादी के लिए राजेंद्र नगर बना था, उस आबादी से अब कई गुना ज़्यादा कमर्शियलकरण की वजह से आबादी को विकसित किया गया है। और जो ज़मीन के हालात हैं वो भी दिखा दीजिए कि ये है राजेंद्र नगर की सड़कें, दिल्ली के पॉश इलाके की हालत कि कैसे जो पानी की लाइन है वो इस तरीके से जा रही है। रोड पूरी तरीके से उखड़ चुकी है, सीवर लाइन पूरी तरीके से उखड़ चुकी है और ये जो सीसी की रोड थी उसकी हालत भी देख लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से ये इलाका अगर झील में तब्दील नहीं होगा तो भला यहाँ पर कैसी स्थिति नज़र आएगी। तो अवैध निर्माण है, अवैध तरीके से जीने निकाले गए हैं,
तारों का जाल इतना ज़्यादा है कि कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है। बायोमेट्रिक से एंट्री होती है, बिजली जाते ही एंट्री रुक जाती है, सड़कें खुदी हुई है, गटर पूरी तरीके से जाम है और ये हालात हो गए हैं भारत के पहले राष्ट्रपति के नाम पर बनी हुई उस कॉलोनी के, जिसे बनाया इस लिहाज से गया था कि दिल्ली की रंगत बढ़ाएगी, पॉश इलाका बनेगा, लेकिन ओवर कॉमर्शियल इस्तेमाल की वजह से राजेंद्र नगर अब दम तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। पहली नज़र में ओल्ड राजेंद्र नगर की तस्वीरें देख के आपको लगेगा कि क्या है, यहाँ थोड़ी देर पहले तक बाढ़ के हालात थे। जी हाँ, बिल्कुल बाढ़ के हालात थे। शनिवार को हल्की बारिश के बाद यहाँ 3 फीट पानी भर गया था, जिसकी वजह से बड़ा हादसा देखने को मिला। और अभी भी यहाँ पर आप कीचड़ से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 3 फीट पानी भरता होगा तो हालात किस तरीके से मुश्किल भरे हो जाते होंगे। और यहाँ सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है बेसमेंट वाले इलाके में। बेसमेंट वाले इलाके में इस लिहाज से क्योंकि बेसमेंट में पानी निकलने का कोई जरिया नहीं है। हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की स्थिति है। यहाँ देखिए 1 फुट के यहाँ पर फुटपाथ है जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। 1 फुट के बाद अगर मैं 2 फुट आगे बढ़ता हूँ तो 2 फुट के बाद इन सीढ़ियों की शुरुआत हो जाती है। यानी अगर सिर्फ 3 फुट पानी इस इलाके में भर जाएगा तो क्या होगा। 3 फुट के बाद जिस तरीके से यहाँ बेसमेंट नज़र आ रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे बेसमेंट्स बने हुए हैं और उन बेसमेंट में पानी चला जाएगा। और जब एक बार तेज़ी से पानी अंदर जाएगा तो उसके बाद निकलना, पानी का निकलना बेहद मुश्किल हो जाएगा। यहाँ जो लाइब्रेरी है, बुक शॉप्स हैं, वो इसी तरीके से बेसमेंट के अंदर ही नज़र आते हैं। तो एक बार अगर 3 फुट पानी बढ़ा तो 3 फुट पानी भरने के बाद इस तरीके के बेसमेंट में ऐसा जल भराव होगा कि मान लीजिए आपदा जैसी स्थिति और अंदर उस वक्त कोई भी रहेगा तो बाहर निकल नहीं पाएगा। तो इस तरीके की इल्लीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से किसी भी वक्त दोबारा से ओल्ड राजेंद्र नगर में आपदा आ सकती है, हादसे हो सकते हैं। इस वक्त कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं बात करने के लिए। उस स्थिति को एक IAS इंस्टीट्यूट की नहीं, बाकियों की भी स्थिति ऐसी ही है। आपका भी इंस्टीट्यूट के आसपास ही है और वहाँ भी लाइब्रेरी क्या बेसमेंट में? हाँ, हमारा भी विजन IAS है। एक्चुअली उसमें लाइब्रेरी नहीं है, ठीक है। लाइब्रेरी तो हमारी बाहर है, विद्या लाइब्रेरी हमारी है, वो भी बेसमेंट में ही है। वो भी बेसमेंट में? जी हाँ, वो भी बेसमेंट में ही तो है। डर लगता है कि अगर बाहर वाटर लॉगिंग होती है तो ये स्थिति की दोबारा पुनरावृत्ति ना हो जाए, रिपीटेशन ना हो जाए? देखिए, वाटर लॉगिंग तो हर बार होती है। अगर थोड़ी भी बारिश हो जाए ना तो लाइब्रेरी के सीलिंग से पानी आ जाना, एग्जॉस्ट फैन से नीचे पानी आना, ये तो नॉर्मल हो गया यहाँ पे हर साल। छत से भी पानी आ जाता है? यस, छत से पानी आता है। जो एग्जॉस्ट फैन है असल में यहाँ मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी बेसमेंट्स में है, ठीक है। हल्की सी बारिश आती है ना तो रोड पे यहाँ तक लॉगिंग हो जाती है वाटर की। आपके पेरेंट्स क्या डरे हुए हैं जिस तरह से सब कुछ हुआ? वही बोल रहे थे कि ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो घर पे आ जाओ, यही सब बोल रहे थे। तो आपको समझा पाए, क्योंकि मोरल है सारे ओल्ड राजेंद्र नगर की हालत तो एक जैसी है। उनको समझाया है अभी, लेकिन फिर भी बोल रहे थे कि ध्यान से रहना, वहाँ पे प्रॉब्लम तो है ही। सब सारे पेरेंट्स होते हैं, परेशान तो होते आपके हैं। पेरेंट्स के अंदर माँ ने क्या कहा? माँ ने यही बोला है कि अपना ध्यान रखना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताना फिर हमको। तो आपके पेरेंट्स भी क्या डरे हुए हैं? फ़ोन पे बात हुई रिलेटिव से, पेरेंट्स को मैं अभी बताया कि न्यूज़ पे देखो ये हुआ है, और कल तो इतना नहीं था, तो डरे हुए तो नहीं है, मतलब बता दिया कि ठीक है। पर हाँ, और बच्चों का बताया तो दर्द तो होता ही है कि कल को हम भी हो सकते थे, कोई भी लाइब्रेरी में तो हम भी पढ़ने जाते थे। तो आप जब लाइब्रेरी में बारिश में जाएंगे तो क्या अवॉइड करेंगे उस साइड जाना? बारिश तो मैंने खैर रूम ले लिया, पर हाँ लाइब्रेरी में तो कौन ही जाएगा। मतलब एक ही, मतलब एग्जिट पॉइंट नहीं है उन लाइब्रेरीज़ में, एंट्री गेट ही है और वो भी बायोमेट्रिक है। इलेक्ट्रिसिटी चली गई, कुछ भी दिक्कत हो गई यार, अब रेनी सीज़न है और दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरा क्रम्बल हो रखा है, कहीं भी 5 मिनट बारिश पड़ेगी सब बहेगा। ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर जो हादसा हुआ IAS एकेडमी के अंदर, उसकी वजह क्या है? उस वजह के ऊपर ही दरअसल में खड़ा हुआ हूँ। दरअसल पूसा रोड पर ये पुराना नाला हुआ करता था, हालांकि अब इसे कवर कर दिया गया है, लेकिन इस नाले के अंदर जो सफाई है वो हर मानसून के वक्त होनी चाहिए थी, पर नहीं हो पाई है। इसी से ही ओल्ड राजेंद्र नगर के तमाम जो सीवरेज हैं उसका यहीं पर ही पहुंचता है और यहीं से ही जो पानी है, जल भराव है, उसे रोका जा सकता है। भाई 1957-58 के आसपास ओल्ड राजेंद्र नगर बसा था। ये नाला बहुत पुराना है, क्या इसमें सफाई नहीं होती, इसकी वजह से वाटर लॉगिंग होती है और हादसा हुआ? सफाई तो बिल्कुल नहीं होती। अभी ये बस कवर्ड किया, नहीं तो ये भी ओपन था,
नहीं तो अगर ये ओपन ना होता तो बंदा यहाँ पर भी गिर सकता था। ये तो अभी 10-15 दिन महीने पहले यही कवर कराया बस, नहीं तो अच्छा, ये भी पहले टूट गया था। ये भी टूट गया था। जंगला देख रहे हो, खाली ऐसे ही था। ये भी खाली कवर कराया, खाली कि बंदा गिरे ना। 15-20 दिन ही हुए इसको कवर किए हुए। तो क्या यहाँ पर जितना भी आसपास का सीवरेज है वो इस नाले के ज़रिए ही पहुँचता है, बाहर निकलता है? देखो ये नाला तो है ही है, बाकी भी और भी नाले जो अच्छी तरह सफाई नहीं हुए। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी समस्या है यहाँ पे ड्रेनेज की, क्योंकि ड्रेनेज अगर बेहतर होता तो क्या पता बच्चों की जान बचे। एक्चुअली क्या है कि ये जो मेट्रो स्टेशन बनने के बाद जो मेट्रो लाइन गई है तो ये बीच का पोर्शन ऊपर हो गया है। उधर ओल्ड राजेंद्र नगर और राजेंद्र नगर न्यू वाला जितना भी पानी है वो सारा प्रेशर से पानी आता है इस साइड में, तो ये ऊंचाई होने की वजह से आधा पानी उधर ही रुक जाता है। नहीं तो क्या होता था, पानी सारा इस नाले के थ्रू इधर बह जाता था। दरअसल ये नाला हुआ करता था लगभग 50 साल पहले, इस नाले को अब कवर कर लिया गया है और लगभग 25 साल पहले जो मेट्रो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है जो द्वारका से और गाज़ियाबाद और नोएडा तक जाती है, उसके निर्माण के बाद ये रोड ऊपर हो गई और इसके उस पार जहाँ आपको पैरामिलिट्री फोर्सेस नज़र आ जाएंगी, जहाँ आपको बाकी चीज़ें नज़र आ जाएंगी, वहाँ पर ही सारे इंस्टीट्यूट्स हैं और वहाँ का पानी इस तरफ नहीं आ पाया और इस वजह से भी एक बड़ी हादसा का कारण बनता हुआ नज़र आता है। तो ये रिपोर्ट आपने देख ली, क्या स्थिति बनी हुई ये भी आपने जानी, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 3 होनहार छात्रों की मौत का कसूरवार है कौन? किस किस की लापरवाही ने इन छात्रों की जान ले ली? मौत का असली गुनहगार कौन है? इस हादसे में किन किन लोगों पर गाज गिरनी चाहिए? देखिए 3 छात्रों की मौत होती है, कसूरवार कौन है ये अभी भी सवाल बना हुआ है। इसमें आप देख पाएंगे कि इसकी जो रोकने की जिम्मेदारी थी वो किसकी थी, ये भी बड़ा सवाल है। देखिए बिल्डिंग बॉयलेज का उल्लंघन हुआ है, एमसीडी दमकल नियमों का उल्लंघन हुआ है, फायर सर्विस विभाग को लेकर भी यहाँ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, खासतौर पर एमसीडी को लेकर बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है। बिल्डिंग बॉयलेज का उल्लंघन हुआ है, इस बात की जो खबर है वो भी लगातार सामने आ रही है और इसके अलावा दमकल नियमों का उल्लंघन हुआ है। फायर सर्विस विभाग की बड़ी जिम्मेदारी बनती थी लेकिन उन नियमों का भी उल्लंघन हुआ है, तो इसमें दमकल विभाग, एमसीडी की बड़ी जिम्मेदारी बनती थी और इसी को लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो बेसमेंट में लाइब्रेरी की जो इजाज़त होती है वो एमसीडी के द्वारा ही परमिशन इसकी ली जाती है और वहाँ पर अगर बेसमेंट में चल रही थी लाइब्रेरी तो संभवतः यहाँ पर एमसीडी का एक बहुत बड़ा लूप होल है। बहरहाल बड़े सवाल बने हुए हैं, इसके जवाब खोजने की कोशिश लगातार जारी है।